सोशल साइंस की बात करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया था। ऑप्शन ए है कि पेशावर और मालवा, ऑप्शन बी है पेशावर और मथुरा, ऑप्शन सी है पेशावर और वाराणसी और ऑप्शन डी है पेशावर और उज्जैन। तो बताइए कि कुषाण जो थे वो इनमें से कौन से शक्तिशाली केंद्रों से उन्होंने शासन किया था। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेशावर और मथुरा। पेशावर और मथुरा, ठीक है। जो कुषाण थे उन्होंने पेशावर और मथुरा जो शक्तिशाली केंद्र से वहां से शासन किया था। व्याख्या भी है कि कुषाणों ने पेशावर और मथुरा नामक शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया। कुषाण चीन की यूजी जनजाति की एक शाखा थे और कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने की थी। वे कुषाण शासकों में भीम कड़फिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे और वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। सम्राट कनिष्क ने पाकिस्तान के आधुनिक पेशावर को अपनी पहली राजधानी बनाया और कनिष्क ने अपने शासनकाल में 78 ईसा में शक संवत चलाया। तो कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला ये है कि पेशावर और मथुरा नामक शक्तिशाली केंद्रों से किसने शासन किया था। तो वो कुषाण थे, ठीक है। कुषाणों ने पेशावर और मथुरा नामक शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया था। साथ ही जो चीन की यूजी जनजाति की एक शाखा थे, साथ ही ये क्या थे, चीन की जो यूजी जनजाति थी, कौन सी जनजाति, यूजी जनजाति, उसकी एक शाखा थे, ठीक है। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने की थी। किसने की थी, कुजुल कड़फिसेस ने। और कुषाण शासकों में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए थे और उसमें भी किसने किए थे, भीम कड़फिसेस ने, ठीक है, भीम कड़फिसेस ने किए थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, वो था कनिष्क। कनिष्क सबसे प्रतापी था और सम्राट कनिष्क ने ही पाकिस्तान के आधुनिक पेशावर को अपनी राजधानी बनाया था। किसको, पेशावर को। और इन्होंने ही 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। तो शक संवत किसने चलाया था, शक संवत कनिष्क ने चलाया था। कब चलाया था, 78 ईस्वी में चलाया था। इन्होंने किसको राजधानी बनाया था, पेशावर को। वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। सबसे प्रतापी शासक कौन था, कनिष्क था। सोने के सिक्के किस काल में चले थे, कुषाण शासकों ने चलाए थे। सबसे पहले किसने चलाए थे, भीम कड़फिसेस ने चलाए थे, ठीक है। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, कुजुल कड़फिसेस ने की थी। और कुषाणों ने ही पेशावर मथुरा को अपनी शक्तिशाली केंद्रों से शासन इन्होंने किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, याद रखना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन ए, बी और सी को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट है पाषाणकाल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यानी कि जो हमारा पूरा पाषाण काल है वो कब से कब तक माना जाता है, क्या 20 साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। सेकेंड है कि इस काल को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। बताइए क्या ये सही है। थर्ड है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी के दौरान घटित हुई थी। तो बताइए कौन सा सही है। फर्स्ट है कि केवल ए और बी सही है, सेकेंड है कि बी और सी सही है, थर्ड है कि और सी सही है, फोर्थ है कि और बी सभी सही हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी और सी तीनों के तीनों सही हैं। यानी कि पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान है। पूरा पाषाण काल कब से कब तक है, तो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल के दौरान माना जाता है पूरा पाषाण काल। बिल्कुल सही है, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान। इस काल को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन से, आरंभिक, मध्य और उत्तर। 3 कौन कौन से, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल, ठीक है। और मानव के इतिहास की लगभग 99% कहानी है इसी में, किसमें, पूरा पाषाण काल में, ठीक है। ये पाषाण काल में ये 99% कहानी। तो तीनों के तीनों सही हैं। व्याख्या भी है कि पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इसको हमने 3 भागों में बांटा है, आरंभिक, मध्य और उत्तर, ठीक है। पूरा पाषाण युग भीमबेटका की गुफा चित्र पूरा पाषाण कालीन है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ से मिली हैं, भीमबेटका की गुफाएं मिली हैं मध्य प्रदेश से। कहाँ से, मध्य प्रदेश से। और कौन से काल में मिली थी, मध्य पूरा पाषाण काल में मिली थी। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। मानव के इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल में घटित हुई थी। यानी कि आपके पूरा पाषाण काल में ही आपके क्या हुआ था, भीमबेटका की गुफाएं मिली थी जो कि मध्य प्रदेश में है और पशुपालन भी स्टार्ट हो गया था।
खेती कब हुई थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, कई बार पूछा है कि हमें कथन ए और बी को पढ़ना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। हमारा ए कह रहा है कि मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व वे सब निर्धारित किए जाते थे। सेकंड हमारा कह रहा है कि मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे कहा जाता था जाट। तो बताइए कौन सा सही है? फर्स्ट है कि ये तो सही है परंतु बी गलत, सेकंड है कि बी तो सही है परंतु ये गलत, थर्ड है कि और बी दोनों गलत है, फोर्थ है कि और बी दोनों सही हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि ट्रू बट बी इज फॉल्स, यानी ये तो बिल्कुल सही है लेकिन बी बिल्कुल गलत है। यानी कि मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी। बिल्कुल सही है कि मनसब क्या था? तो मुगलों के द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी। मनसब क्या था? मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसमें क्या होता था, जिसके जरिए उसके रैंक यानी कि पद, उनकी सैलरी यानी कि वेतन और उनकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि सैन्य उत्तरदायित्व सारे के सारे निर्धारित किए जाते थे। तो याद रखना, और उनके सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो मनसब क्या था? मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसमें क्या करते थे, जिसमें उनके पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। सेकंड था कि मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहते थे। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है लेकिन बी गलत है। व्याख्या भी है कि मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर ने सन 1575 ईस्वी में किया था। मनसबदारी किसने स्टार्ट की? अकबर ने स्टार्ट की। मुगल शासक जो अकबर थे उन्होंने मनसबदारी व्यवस्था स्टार्ट की थी। कब की थी? 1575 में। ठीक है, 1575 में मनसबदारी व्यवस्था जो थी मुगल शासक अकबर ने स्टार्ट की थी। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके लिए उसके पद, उसके वेतन और उसके सैन्य उत्तरदायित्व ये सब निर्धारित होते थे। वहीं मनसब शब्द का अर्थ था श्रेणी अथवा पद। मनसब का मतलब क्या था? मनसब का मतलब था श्रेणी अथवा पद। इस व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे और अकबर ने शासन के 40वें वर्ष में जात और सवार जैसी दोहरी व्यवस्था भी लागू की थी। मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण निश्चित संख्या में सवार या घुड़सवार रखने की आवश्यकता थी, इसलिए ये सही था लेकिन बी बिल्कुल गलत है। आपसे पूछेगा मनसबदारी व्यवस्था किसने स्टार्ट की थी? अकबर ने स्टार्ट की थी। कब स्टार्ट की थी? 1575 में स्टार्ट की थी। इसमें क्या होते थे? इसमें पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। मनसब का मतलब क्या होता था? मनसब का मतलब होता था श्रेणी अथवा पद। इस व्यवस्था के कितने वर्ग थे? तो 33 थे। और कौन से शासन के वर्ष में? तो 44वें वर्ष में जात सवार जैसी दोहरी व्यवस्था इन्होंने लागू की थी। सभी याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में पाए जाते हैं? यानी कि इसमें से वो कौन सा स्थान था जिसमें अशोक के अभिलेख जो थे वो ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में पाए जाते थे? ऑप्शन ए है कंधार, ऑप्शन बी है मास्की, ऑप्शन सी है टोपरा और ऑप्शन डी है कालची। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंधार। कंधार वे स्थान था जहाँ पे अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में पाया जाता था। ठीक है, कंधार अभिलेख था। व्याख्या भी है कि कंधार नामक स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में पाए जाते हैं। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडेगोलम अभिलेखों में उनका नाम अशोक मिलता है। अशोक को देवनाम प्रिय और देवनाम प्रिय दृष्टि उपाधियों से सम्मानित किया जाता है। कंधार नामक स्थान पर अशोक के अभिलेख कहाँ की भाषाओं में मिलते हैं? कंधार नामक जो स्थान था वहाँ अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में पाए जाते हैं। किसमें? ग्रीक और अरमाइक। वही मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडेगोला अभिलेखों में उनका नाम अशोक मिलता है। तो आपसे पूछ ले कि कौन से अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है अशोक, तो वो मिलता है मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडगेलम अभिलेख में। ठीक है, और अशोक के और भी कई नाम हैं जैसे कि देवनाम प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय। ठीक है, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता मिली थी। सबसे पहले जो जेम्स प्रिंसेप थे उन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था और कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। फर्स्ट क्वेश्चन कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा? तो 1837 में पढ़ा। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पॉडेंट्री फैथलर ने की थी और इनकी संख्या 14 थी। तो अशोक के शिलालेखों की खोज कब की गई?
1750 में की गई। किसने की? पोर्टेंट्री वेथलर ने की और उनकी संख्या कितनी थी? 14। अशोक के अभिलेखों को 3 मुख्य भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें उनके शिलालेख आते हैं जो कि 14 हैं, स्तंभ लेख आते हैं जो कि 7 हैं और गुहा लेख आते हैं। तो अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया? 3। कौन कौन से? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख कितने थे जो शिलाओं पे होते थे? 14 थे। स्तंभ लेख कितने थे? 7 थे और गुहा लेख थे। ठीक है, अशोक के स्तंभ लेख केवल ब्राह्मी में लिखे गए हैं। ये भी याद रखना कि जो अशोक के स्तंभ लेख थे जिनकी संख्या 7 थी, वो किस में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। कौन से लेख? स्तंभ लेख। कितने थे? 7 थे। अशोक के वही जो शिलालेख है वे ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरामाइक लिपि में मिलते हैं। शिलालेख कितने हैं? 14 है। किस में मिलते हैं? ब्राह्मी में भी मिलते हैं, खरोष्टी में भी मिलते हैं, ग्रीक में भी मिलते हैं और आरामाइक में भी मिलते हैं। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। वहीं अशोक का जो कौशाम्बी अभिलेख को हम रानी का अभिलेख कहते हैं। ठीक है, वहीं इनके 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध, पड़ोसी राज्यों का वर्णन और आठविक राज्यों का उल्लेख है। ठीक है, यह भी याद रखना। तो अशोक के कितने स्तंभ हैं? 3 प्रकार के। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख। शिलालेख 14 है, स्तंभ लेख 7 हैं। अशोक के स्तंभ लेख ब्राह्मी भाषा में है, शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरामाइक भाषा में है। कौशाम्बी अभिलेख को हम रानी का अभिलेख भी कहते हैं। किसको? कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख। वहीं इनके 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता है और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध है। कई बार पूछा जा चुका है कलिंग युद्ध की चर्चा कौन से शिलालेख में? 13वें में है। और पड़ोसी राजाओं का वर्णन और आठविक राजाओं का उल्लेख भी है। आपको एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छे तरीके से हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको ये सारी चीजें याद हो जाएं। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आपसे यही पूछ ले प्रीवियस ईयर का, पर इसकी जो व्याख्या है उससे तो 100% कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गोंड राज्य गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे। ठीक है, इसे उल्लेखित किया गया है। जो गोंड राज्य गढ़कटंगा उसमें कितने गांव थे? 70,000। लेकिन इसी उल्लेखित किस में है और किससे हमें पता चला है? तो ऑप्शन ए कि ये उय्याकोडन उड़ैया के अभिलेख में है। ऑप्शन बी है कि अकबरनामा में है। थर्ड है कि बुंजी नामक ऐतिहासिक कृति में है। और फोर्थ है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमारते विलियम मैथवॉल्ड के वर्णन में है। तो बताइए किस में है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबरनामा में। जो गोंड राज्य था गढ़कटंगा उसमें 70,000 गांव थे और ये हमें अकबरनामा से पता चलता है। किसमें पता चलता है? अकबरनामा से। और अकबरनामा लिखी किसने थी? अबुल फजल ने लिखी थी। और अकबरनामा जो है वो किसकी है? वो अकबर की है। ठीक है, अकबरनामा अकबर की है, इसे लिखा अबुल फजल ने था। और इसमें पता चलता है कि गोंड राज्य जो था गढ़कटंगा उसमें 70,000 गांव थे। ठीक है, व्याख्या भी है कि गोंड राज्य गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे। इसे अकबरनामा में उल्लेखित किया गया है। गोंड एक प्रकार की जनजाति थी जो झूम खेती करती थी। गोंड क्या थी? गोंड एक प्रकार की थी जनजाति जो क्या करती थी? जो ये करती थी झूम खेती। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। यहाँ के निवासी जंगली हाथियों को पकड़कर अन्य राज्यों में निर्यात करके बहुत धन अर्जित करते थे। गढ़कटंगा क्या था? गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था और यहाँ के लोग क्या करते थे? जंगली हाथियों को पकड़ लेते थे और अन्य राज्यों में कर लेते थे निर्यात, यानी बेच देते थे और बहुत सारा धन जो है वो अर्जित कर लेते थे। बुरंजी असमिया भाषा में लिखी हुई ऐतिहासिक कृतियां हैं। बुरंजी क्या है? ये असमिया भाषा में लिखी हुई ऐतिहासिक कृति है। और अहोम राज्यसभा के पुरातत्व लेखों का संकलन भी बुरंजी में ही हुआ है। ये सब याद रखना। गोंड राज्य कहाँ है? गढ़कटंगा में है। कितने गांव है? 70,000 है। कैसे पता चलता है? अकबरनामा से पता चलता है। गोंड खे क्या? ये एक प्रकार की जनजाति थी। क्या करती थी? झूम खेती करती थी। ठीक है, कैसा राज्य था? एक समृद्ध राज्य था। क्या करते थे? जंगली हाथियों को पकड़कर अन्य राज्यों में निर्यात करते थे, धन को बेच लेते थे। बुरंजी असमिया भाषा में लिखी हुई ऐतिहासिक कृतियां हैं और अहोम राज्यसभा के पुरातत्व लेखों का संकलन भी बुरंजी में ही हुआ है। रीजनिंग वाला है। निम्नलिखित अभिकथन ए और कार को पढ़ना है। हमारा अभिकथन ए कह रहा है कि स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा
पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है। अभिकथन क्या है हमारा? असर्सन के जो स्थानीय जनजाति लोग होते हैं उनके द्वारा पूरी यानी कि उड़ीसा के जगन्नाथ की जो काष्ठ प्रतिमा है वो बनाई जाती है। वहीं हमारे पास रीजन दिया गया है कि जगन्नाथ जो है वो मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया था। जगन्नाथ क्या थे? मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर क्या मान लिया गया था? विष्णु का रूप। तो बताइए सही विकल्प कौन सा है? ये हमारा पूछा गया था 6/2/2023 में, यानी कि जो सीटेट में आपका प्रीवियस ईयर में सोशल साइंस में 6 तारीख 2 और 2023 को हुआ था पेपर, उसका प्रीवियस ईयर है। फर्स्ट है कि ए और दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। सेकंड है सही तो है पर सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड है सही है और गलत है। फोर्थ है कि और दोनों गलत हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि और दोनों सही है और बिल्कुल सही व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, व्याख्या भी है कि पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दुनिया यानी कि संसार का मालिक, जो विष्णु भगवान का पर्यायवाची होता है। अब तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे ये तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया था। जगन्नाथ जो है वो उड़ीसा के पुरी में है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो संसार का मालिक, जो कि भगवान विष्णु के क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। इसमें बालभद्र, सुभद्र और जगन्नाथ की जो लघु मूर्तियां यानी छोटी छोटी मूर्तियां हैं वे ताम्रपत्र की पांडुलिपि में उड़ीसा में है स्थित। वही 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अंत प्रतापी राजा थे अनंत वर्मन। इन्होंने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया था। तो 12वीं शताब्दी में गंग वंश के कौन से राजा थे? अनंत वर्मन थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने किया था निश्चित। उसके बाद 1230 में तृतीय अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनिधि भी घोषित किया गया। इसलिए और भी दोनों सही हैं और सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही है? फर्स्ट है कि बिरसा के जो अनुयायी यानी कि शिष्य थे उन्होंने लाल झंडे को बिरसा राज्य का प्रतीक बनाया। सेकंड है कि बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। थर्ड है कि बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था। और फोर्थ है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार क्या किया था? विरोध किया था। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? फर्स्ट है कि बी और डी सही है। सेकंड है कि सी और डी सही है। थर्ड है कि ए और बी सही है। फोर्थ है कि ए और सी सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि इसमें बी और डी बिल्कुल सही है। यानी कि बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही बात है। जो बिरसा के लोग थे उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत जो प्रतीक होते हैं, सिंबल्स होते हैं और भाषा यानी कि लैंग्वेज का यूज किया था। वहीं बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया। ये भी बिल्कुल सही है कि बिरसा ने क्या किया था कि जो मिशनरी थे और हिंदू जमींदार थे उनका लगातार किया था विरोध। इसीलिए बी और सी बिल्कुल सही है। बी इस तरह से बी और डी बिल्कुल सही है और ऑप्शन ए सही है। व्याख्या है कि बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा का जन्म कहाँ हुआ था? एक मुंडा परिवार में हुआ था। और मुंडा कैसे हैं? एक जनजाति समूह जो कहाँ रहते हैं? छोटा नागपुर में। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। और जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने बिरसा को 1890 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। और 1897 ईस्वी में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे और बिरसा के लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। और सफेद झंडा था बिरसा राज्य का प्रतीक। तो कौन सी याद रखना कि बिरसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो एक मुंडा परिवार में हुआ था। ये क्या है? एक जनजाति समूह है। कहाँ रहता है? छोटा नागपुर में रहता है। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन ए और बी पर में विचार करना है, सही विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट है
कि लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थीं, वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गईं। यानी कि लाखों महिलाएं ऐसी थीं जो सूत को काटती थीं और उससे अपना जीवन चलाती थीं। लेकिन जब 19वीं शताब्दी आई तो उसके मध्य तक वो क्या हो गई? बेरोजगार हो गई, यानी उनके पास कोई रोजगार नहीं रह गया। सेकेंड है कि 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। 1880 के दशक तक स्थिति ये हो गई थी कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन से बना होता था। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि 1830 के दशक तक क्या हुआ कि जो भारतीय बाजार था वो ब्रिटेन में बने जो सूती कपड़े से उनसे पट गया था। यानी कि 1800 दशक तक ऐसी स्थिति आ गई थी कि जितना लोग भी भारतीय पहनते थे वो 2/3 किससे बना होता था? ब्रिटेन से। तो ऑप्शन ए है कि ये सही है, बी गलत है। ऑप्शन बी है कि बी सही है लेकिन ए गलत है। ऑप्शन सी है कि ए और बी दोनों सही है किंतु ए का कारण बी नहीं है। और फोर्थ है कि ए और बी दोनों सही है और कारण भी सही है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि ए और बी दोनों सही है और सही कारण है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या भी कह रही है कि जो लाखों ग्रामीण महिलाएं थी, गांव की महिलाएं थी, वो क्या करती थी कि सूत को काटती थी और उनसे अपनी आजीविका यानी कि जीवन को चलाती थी। वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई, उनके पास कोई भी रोजगार नहीं रह गया था और निर्धन परिवार में आर्थिक यानी कि आर्थिक कष्ट बना रहता था, यानी पैसों की दिक्कत रहती थी। कुछ महिलाएं जो थी वो लोगों कुछ संदर्भों में महिलाएं, वृद्ध लोगों और बच्चों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंचते वंचित किया जाता था। यानी कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी छाई हुई थी, बहुत बेकार आर्थिक स्थिति हो गई थी। और 1800 दशक में तो ऐसी और 1880 के दशक में तो स्थिति ये हो गई कि भारत के लोग जितना भी कपड़ा पहनते थे उसका 2/3 भाग ब्रिटेन से बना होता था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन एक पूंजीवादी देश था और भारत में ही सूत बनते थे जो ब्रांड के रूप में कहाँ आते थे? भारत। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। मतलब फर्स्ट तो हमसे ये कह रहा है कि जो महात्मा गांधी जी थे और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने क्या किसका विरोध किया था? औपनिवेशिक शिक्षा का किया था विरोध। ऑप्शन बी है कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का दोनों ने किया था मिलकर समर्थन। थर्ड है कि महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया था लेकिन टैगोर जी ने इसका क्या किया? समर्थन। और फोर्थ है कि टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का किया विरोध लेकिन महात्मा गांधी ने किया इसका समर्थन। तो कौन दी? और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया और गांधी जी का मानना था कि जो शिक्षा है वो केवल भारत की भाषाओं में ही देनी चाहिए। वो क्या कहते थे? शिक्षा है वो किसमें देनी चाहिए? केवल भारत की भाषाओं में। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी। वो कहते थे कि जो हम अंग्रेजी की शिक्षा ये दे रहे हैं ये क्या करेगी? ये हमें बना देगी अपाहिज। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि शिक्षा को सृजनात्मकता के साथ प्राकृतिक परिवेश के साथ को है वो जोड़ देना चाहिए। गांधी जी जो थे वो पश्चिमी सभ्यता, मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर क्या थे? कट्टर आलोचक थे। और टैगोर जो थे वो आधुनिक पश्चिमी सभ्यता, भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का जो सम्मिश्रण थे वो चाहते थे, इसलिए औपनिवेशिक शिक्षा का दोनों ने विरोध किया। एक कथन बिल्कुल सही है कि प्राचीन ग्रंथों में जो विधवाएं थी उनको जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। ये कथन किस समाज सुधारक ने कहा है? कौन सा समाज सुधारक था जिन्होंने कहा था कि जो भारत में प्राचीन ग्रंथ है उसमें विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई? ऑप्शन ए है श्री नारायण गुरु, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन ने कहा था कि जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें विधवाओं को जलाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी गई है। ठीक है, इन्होंने 1829 में सती प्रथा का भी अंत कर दिया था और 1815 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। व्याख्या भी है कि प्राचीन ग्रंथों में जो विधवाएं थीं उनको जलाने की कहीं नहीं दी गई है अनुमति। ग्रंथों में जो विधवाएं थीं उनको जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। ये हमारे समाज सुधारक राजा राम मोहन ने कहा था और राजा राम मोहन राय जी को ही भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो आपसे पूछ ले भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा इन सब का भरपूर यानी मिलकर विरोध किया था।
नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया। ऑप्शन ए है सनातन धर्म सभा, ऑप्शन बी है एशियाटिक सोसाइटी, ऑप्शन सी है भारत धर्म महामंडल और ऑप्शन डी है सत्यशोधक समाज। तो बताइए कि जो भारत में अंग्रेजों का शासन के दौरान थे वो कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया था। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सत्यशोधक समाज। ठीक है, भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान सत्यशोधक समाज ने संगठन था जिसने जाति उन्मूलन पर दिया था मुख्य रूप से ध्यान। किस पर? जाति उन्मूलन पर। किसने? सत्यशोधक समाज ने। व्याख्या भी है कि भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया। सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना सन 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? संगठन की 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी। यह एक छोटे से समूह के रूप में स्टार्ट हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य का शूद्र और अस्पृश्य जातियां, ऐसी जातियां जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते, अस्पृश्य जातियों के लोगों को विमुक्त करना। इसी समय ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी नाम की पुस्तक भी लिखी थी। तो गुलामगिरी नाम की पुस्तक किसने लिखी? ज्योतिबा फूले ने लिखी। कब लिखी? 1873 में लिखी। और जो हमारा था सत्यशोधक समाज, जिसकी भी स्थापना 1873 में ही की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में कथन ए और कथन बी को पढ़ना है और सही उत्तर चुनना है। पहला है कि अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे, यानी कि अपनी मृत्यु तक जो टीपू सुल्तान क्या करते रहे थे? अंग्रेज जो थे उनके विरुद्ध लड़ते रहे थे। बी है कि उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया था। सेकंड क्या है कि उसने क्या किया था? अंग्रेजों की जो सांस्कृतिक परंपराएं थी उनका किया था विरोध। फर्स्ट है कि ये सही है किंतु बी गलत। सेकंड है कि ये गलत है किंतु बी सही। थर्ड है कि ये और बी दोनों सही है और फोर्थ है कि ये और बी दोनों गलत हैं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज ट्रू, यानी कि और बी बिल्कुल सही हैं। ठीक है, व्याख्या भी है कि अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे थे। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध जो था वो 1767 से 1769 में हैदर अली विजयी में हुआ था। तो पहला जो था अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769 में हुआ था, हैदर अली विजयी में हुआ था। ठीक है, हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था टीपू, ये मैसूर की गद्दी पर बैठा था। तो हैदर अली जब खत्म हो गए थे तो उनके बाद जो टीपू था उनका पुत्र वो कहाँ बैठा था? किसकी गद्दी पर बैठा था? टीपू सुल्तान का जन्म 1785 ईस्वी में हुआ था। मंगलोर की संधि के द्वारा टीपू सुल्तान अंग्रेजों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस कर दिया था। तो टीपू सुल्तान ने और अंग्रेजों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को, यानी कि विजित क्षेत्रों को वापस कर दिया। टीपू ने हमेशा अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया था। टीपू ने क्या किया था? इन्होंने जो अंग्रेज थे उनकी जो सांस्कृतिक परंपराएं थी उनका हमेशा से ही विरोध किया। इन्होंने 1787 ईस्वी में यादशाह की उपाधि धारण की और टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम से स्वतंत्रता के वृक्ष लगवाए, जो ये प्रतीक थे कि वह अंग्रेजों के अधीन नहीं है। टीपू स्वयं जैकोबिन क्लब के सदस्य बने और अपने नागरिक टीपू कहने लगे। टीपू की मृत्यु चौथी अंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। तो सारे के सारे यानी कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो आपसे पूछ ले कि स्वतंत्रता के वृक्ष किसने लगवाए थे? टीपू सुल्तान ने लगवाए थे। जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था? टीपू सुल्तान। मृत्यु कब हुई थी? चौथी अंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। कब हुआ था? 1799 में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। नेक्स्ट है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे। द बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज रिटन बाय। ऑप्शन ए है यो ह्यूम, ऑप्शन बी है बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन सी है रोमेश चंद्र दत्त और ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो बहुत फेमस पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हमारी फेमस पुस्तक है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। व्याख्या भी है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक
लेखक दादा भाई नौरोजी थे। इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता था। इन्हें क्या कहते थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और भारत के अनौपचारिक राजदूत भी कहते थे। ये पूछ लेता है एग्जाम में। ये एक भारतीय राजनीतिक नेता, व्यापारी और विद्वान लेखक थे। दादा भाई नौरोजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। क्या थे? ये भारत के राजनीतिक नेता थे, व्यापारी थे और विद्वान लेखक भी थे। ये 1892 से 1895 के बीच में फिंसरवरी सेंट्रल का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के सदस्य भी थे। नेक्स्ट है कि किन किन देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे। ऑप्शन ए है भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और मिस्र। सेकंड है कि भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन। थर्ड है कि भारत, रूस, पोलैंड, हंगरी और रोमानिया। फोर्थ है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन। तो बताइए कि किन किन देशों के राजनेता जो थे वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और मिस्र। इन देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे। किसके? भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और मिस्र। व्याख्या भी है कि भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र इन सभी देशों के राजनेता जो थे वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM यानी कि नॉन अलायंस मूवमेंट, इसकी स्थापना औपनिवेशिक व्यवस्था के पतन के दौरान हुई थी। यानी जब औपनिवेशिक पतन यानी कि जब औपनिवेशिक व्यवस्था का पतन होने लगा था, वो गिरने लगी थी, तो NAM यानी कि नॉन अलायंस मूवमेंट यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो थी वो स्थापना हुई थी। और इसके जो थे वो भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और मिस्र इन देशों के राजनेता इसके हिस्सा थे। ये बेदौर था जब नए नए देश औपनिवेशिक गुलामी से आज़ाद हो रहे थे और सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। इसमें कुल 25 देशों के प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है कि इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव रिंग्स अराउंड देम? ऑप्शन ए है जुपिटर यानी कि बृहस्पति, ऑप्शन बी है सैटर्न यानी कि शनि, ऑप्शन सी है यूरेनस यानी कि अरुण और ऑप्शन डी है नेपच्यून यानी कि वरुण। तो बताइए कौन से ग्रह के चारों ओर छल्ले थे? ऑप्शन ए है ABC, ऑप्शन बी है ABD, ऑप्शन सी है ABD और ऑप्शन डी है BCD। तो हमारे यहाँ टोटल 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में कितने? 8 ग्रह। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होते हैं। एक होता है बुध, दूसरा होता है शुक्र, तीसरा होती है पृथ्वी, चौथा होता है मंगल, पांचवा है बृहस्पति, छठा है शनि, सातवां है अरुण, आठवां है वरुण। ये 8 ग्रह हैं। इसमें शुक्र, पृथ्वी, मंगल 4 ग्रह होते हैं। इन्हें प्राथमिक ग्रह और आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। वहीं 4 ग्रह होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन्हें हम बाहरी ग्रह कहते हैं। ठीक है। वहीं जब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल होता है इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं और जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होता है इन्हें हम बाहरी ग्रह कहते हैं। इसमें जैसे जो ये बाहरी ग्रह होते हैं इनके चारों ओर छल्ले होते हैं यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण इन तीनों के छल्ले होते हैं। ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण के क्या होते हैं? छल्ले होते हैं। वहीं बुध का कोई उपग्रह नहीं होता। मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डेमोस। ठीक है। और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता, याद रखना। यूरेनस को अरुण कहते हैं, नेपच्यून को वरुण कहते हैं। नेपच्यून सबसे दूर होता है, बुध सबसे पास में होता है और बृहस्पति, शनि, अरुण के छल्ले होते हैं। ठीक है। व्याख्या भी कह रही है कि बृहस्पति, शनि, अरुण इन सभी ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। बृहस्पति की अगर हम बात करें तो ये सौरमंडल का हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। ये अपने अच्छे पर तीव्र गति से घूर्णन करता है। बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या 95 है और बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है। किसका उपग्रह है? बृहस्पति का है। कितने उपग्रह हैं? 95 हैं। नेक्स्ट हमारा शनि है। इस ग्रह के चारों ओर बले पाए जाते हैं। तो आपसे पूछे किस ग्रह के चारों ओर बले पाए जाते हैं? तो शनि के, जिनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन होता है। फिर अरुण आता है, यूरेनस। इस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। इसके भी चारों ओर बले होते हैं। ये अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। तो आपसे पूछे कोई कौन सा ऐसा ग्रह है तो अपने अक्ष से पूरब से पश्चिम घूमता है? तो पूरब से पश्चिम अरुण घूमता है। जबकि अन्य ग्रह कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूरब। ये अपनी धुरी पर अधिक झुका हुआ है 97.8 अंश। तो इसके कारण कैसा प्रतीत होता है? लेटा हुआ प्रतीत होता है।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। इससे हमको आइडिया मिला होगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे पहले